नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 2 मार्च के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, बारदोली सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है, यह स्वतंत्रता संग्राम में विट्ठल भाई जे पटेल के नेतृत्व में बारदोली के किसानों के लिए शुरू किया गया एक आंदोलन है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं बारदोली सत्याग्रह की। और आप सभी जानते हैं कि बारदोली सत्याग्रह गुजरात राज्य में 1928 में किया गया था। और यहाँ पर इस सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और इसकी सफलता के कारण ही सरदार पटेल स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक बन गए थे। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा अन्यायपूर्ण तरीके से करों में वृद्धि के विरुद्ध प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर यह कथन पूरी तरीके से सही है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा जिस तरीके से करों में वृद्धि की गई थी वह एक प्रमुख कारण है जिसके कारण बारदोली के किसानों के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में अपने लेखन के माध्यम से इस आंदोलन का समर्थन किया। तो यहाँ पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया में बारदोली सत्याग्रह को लेकर के बहुत सारे लेख लिखे गए थे। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से ही इस आंदोलन का समर्थन किया। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर दूसरा और तीसरा कथन सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज कल के पीआईबी में आया है, जहां पर यह बताया गया है कि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री के द्वारा 5 मार्च 2022 को सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया जाएगा। यहाँ पर यह बताया गया है कि सागर परिक्रमा की यह यात्रा देश की खाद्य सुरक्षा, तटीय मछुआरों समुदायों की आजीविका और समुद्री इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए समुद्री मत्स्य संसाधनों के उपयोग में अस्थायी संतुलन पर केंद्रित होगा। और यहाँ पर इसकी शुरुआत गुजरात राज्य से की जा रही है। और इसी न्यूज में बारदोली सत्याग्रह का भी जिक्र किया गया है। तो इस न्यूज को भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड यानी कि बीबीएमबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान रखना है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर पहला कथन है, यह एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत किया गया था। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं बीबीएमबी यानी कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि हुई थी, जिसके तहत रावी, व्यास और सतलुज का पानी भारत को आवंटित किया गया था, जबकि सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों को पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। और यहाँ पर इन नदियों के पानी का समुचित उपयोग करने के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड का गठन किया गया था। और आपको ध्यान में रखना है कि इस बोर्ड का गठन पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 79 के तहत किया गया था। यानी कि यह बोर्ड एक वैधानिक निकाय है क्योंकि एक अधिनियम के तहत इसका निर्माण किया गया है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि शुरू में इसका नाम भाखड़ा प्रबंधन था और भाखड़ा नंगल परियोजना का प्रशासन, रख रखाव और संचालन 1 अक्टूबर 1967 को इसे सौंप दिया गया था। और जब 15 मई 1976 को ब्यास परियोजना का कार्य पूरा किया गया और उसे देश को समर्पित कर दिया गया, तब इस बोर्ड का नाम बदल करके भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड कर दिया गया। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, यह सतलुज, रावी और ब्यास से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य को जल आपूर्ति को विनियमित करता है। अगर हम बोर्ड के कार्यों की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब से इस परियोजना का संचालन भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को दिया गया है, तब से यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ को
पानी और बिजली की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, यह भाखड़ा नंगल और ब्यास परियोजनाओं से उत्पन्न विद्युत आपूर्ति को विनियमित करता है। तो यहाँ पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। हमने अभी अभी देखा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड इन परियोजनाओं से निकले हुए पानी और बिजली का आपूर्ति पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ को करता है, यानी कि वह उन्हें नियंत्रित करता है। यानी कि यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो भी सही है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर कोई भी कथन गलत नहीं है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज द इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जहां पर बीबीएमबी को लेकर के सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। तो इस न्यूज को भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फीफा के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहां पर आपको 4 कथन दिए गए हैं। यहां पर पहला कथन है, यह फुटसल और बीच सॉकर का अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं फीफा की। आप सभी जानते होंगे कि फीफा फुटबॉल, जो कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, उसका सर्वोच्च वैश्विक शासी निकाय है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान में रखना है कि फीफा फुटसल और बीच सॉकर का भी अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। यानी कि इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, फीफा फुटबॉल का सर्वोच्च वैश्विक शासी निकाय होने के नाते खेल के नियम निर्धारित करता है। तो जैसा कि हमने अभी अभी देखा कि फीफा फुटबॉल का सर्वोच्च वैश्विक शासी निकाय है, लेकिन यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि फुटबॉल के नियम फीफा के द्वारा नहीं बल्कि इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा तय किए जाते हैं। यहां पर फीफा का काम यह होता है कि जो नियम इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा बनाए गए हैं उसे यह अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में लागू करता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा फुटबॉल के नियम निर्धारित किए जाते हैं और इनको लागू करने का अधिकार फीफा के पास है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर दूसरा कथन गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, फीफा कांग्रेस फीफा का सर्वोच्च विधायी निकाय है, जिसमें फीफा के प्रत्येक सदस्य का वोट होता है। तो यहां पर यह कथन पूरी तरीके से सही है। आपको ध्यान में रखना है कि फीफा कांग्रेस फीफा का सर्वोच्च विधायी निकाय है, जिसमें संगठन के 211 सदस्यों में से प्रत्येक का वोट होता है। यानी कि यहां पर जो तीसरा कथन है वो सही है। आइए देख लेते हैं चौथे कथन को। चौथा कथन है, यह इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड का सदस्य है। तो यहां पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। हमने पहले ही इस पर चर्चा की है कि इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा फुटबॉल के नियम निर्धारित किए जाते हैं और यहां पर फीफा इस बोर्ड का सदस्य होता है। यानी कि यहां पर जो चौथा कथन है वो भी सही है और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। इससे जुड़ा हुआ न्यूज इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जहां पर फीफा को लेकर के चर्चा की गई है। आप सभी जानते हैं कि रूस को फीफा से बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसी की चर्चा यहां पर किया गया है। यहां पर सारे महत्वपूर्ण बातें फीफा को लेकर के बताई गई हैं। तो ये भी न्यूज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहां पर आपको 4 कथन दिए गए हैं। यहां पर पहला कथन है, यूएनएचसीआर एक ऐसी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी है जो जीवन रक्षा, अधिकारों की रक्षा, विस्थापित समुदायों, राजविहीन लोगों और शरणार्थियों के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए समर्पित है। तो यहां पर यह कथन पूरी तरीके से सही है। हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं यूएनएचसीआर यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, जिसे हम हिंदी में शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के नाम से जानते हैं। आप सभी को पता होगा कि इसकी स्थापना 1950 में किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण लाखों लोग यूरोप में विस्थापित हुए थे। उन्हें अपना घर छोड़ करके भागना पड़ा था। लाखों लोग खो गए थे, बिछड़ गए थे और इसी को देखते हुए जो बड़ी संख्या में रिफ्यूजी थे, शरणार्थी थे, उनकी मदद करने के लिए शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय का निर्माण किया गया था।
और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, यूएनएचसीआर 1950 में उन लाखों यूरोपीय लोगों की सहायता हेतु स्थापित किया गया था जिन्होंने अपने घर छोड़ दिए थे या फिर लापता हो गए थे। तो हमने अभी अभी इसके बारे में पढ़ा है, यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, यूएनएचसीआर एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसने एक से अधिक बार नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। तो यहां पर यह कहना कि सिर्फ यूएनएचसीआर को ही एक से ज्यादा बार नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया है, यह कहना गलत होगा। आप सभी को ध्यान में रखना है कि रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था है जिसे 3 बार नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है। यूएनएचसीआर को भी 2 बार नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है, एक 1954 में और एक 1981 में। हालांकि रेड क्रॉस को 3 बार यह सम्मान मिल चुका है और यह सम्मान उसे 1917, 1944 और 1963 में मिला है। यानी कि यहाँ पर जो तीसरा कथन है वह सही नहीं है। आइए देख लेते हैं चौथे कथन को। चौथा कथन है, भारत संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन का पक्षकार नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि भारत के द्वारा अभी तक 1951 के शरणार्थी सम्मेलन या 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, यानी कि भारत अभी भी शरणार्थी सम्मेलन का पक्षकार नहीं रहा है। यानी कि यहाँ पर जो चौथा कथन है वह पूरी तरीके से सही है और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है, तीसरा कथन यहाँ पर गलत है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है 6 days and 6.7 लाख रिफ्यूजीज, द वर्ल्ड इज इन थ्रोज ऑफ ए क्राइसिस। तो यहाँ पर रूस यूक्रेन वॉर के कारण शरणार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संचालक, मूल्य श्रृंखला और समन कार्यों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को मापने और प्रबंधित करने के लिए व्यापक, वैश्विक मान्यकृत ढांचे की स्थापना करता है। यानी कि यह एक तरीके से यह सूचना देता है कि चाहे वह सरकारी क्षेत्र हो, चाहे वह निजी क्षेत्र हो, वहां से उनके कार्यों के कारण कितनी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है और कैसे ये कंपनियां इन ग्रीन हाउस गैसेस को प्रबंधित कर सकती हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि यह सरकार एवं व्यवसाय के नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। यह पूरी तरीके से इसको डिफाइन करता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए अब हम आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी परिनियोजन सुविधा को लेकर के, यानी कि FLCTD को लेकर के। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज कल के PIB में आया है जिसका शीर्षक है BEE ऑब्जर्व्स इट 28 फाउंडेशन डे विद द नेशनल इनोवेशन कॉन्क्लेव ऑन लो कार्बन टेक्नोलॉजी। अगर हम इस योजना की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि इस योजना का शुभारंभ 2016 में किया गया था, जिसका उद्देश्य था ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाना जिससे कि हमारे उद्योगों में जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है उसको कम किया जा सके, नवीन ऊर्जा दक्षता को कैसे बढ़ाया जाए, और इन सभी बातों को लेकर के इस योजना को शुरू किया गया था। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य था देश में ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करना जिससे कि हमारे उद्योगों को फायदा हो, उनके द्वारा जो ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जित किया जाता है उसकी मात्रा में कमी आए। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इस परियोजना को वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी कि GEF के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, यानी कि उसमें पैसे लगाए जाते हैं और इसे संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी कि BEE के सहयोग से चलाया जाता है। और जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर इस योजना के तहत हम ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाने का
प्रयास करते हैं जिससे कि कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सके। और यहाँ पर आपको ये भी जानकारी दी गई है कि इस परियोजना के तहत 18 नई तकनीकों को विकसित किया गया है, जिसमें से 12 का व्यवसायीकरण भी किया जा चुका है। तो बहुत ही तेजी से यह योजना आगे बढ़ रही है, जिसको लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है, इंपॉर्टेंट है। इसके सारे महत्वपूर्ण बातों को आप लोग नोट कर लेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को आप लोग रिवाइज कर लेंगे। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।